एक सवाल जो शायद सबके मन में कभी ना कभी आता है, अगर सरकारें अपनी मर्जी से पैसा छाप सकती हैं, तो वो ढेर सारे नोट छापकर देश से गरीबी और सारी आर्थिक परेशानियां एक झटके में खत्म क्यों नहीं कर देती। ये एक ऐसा आइडिया है जो सुनने में तो एकदम सही लगता है, लेकिन इस सीधे से सवाल का जवाब उतना सीधा है नहीं, बल्कि बड़ा ही दिलचस्प है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आखिर कैसे एक कागज का टुकड़ा जो कभी शायद पेड़ की छाल हुआ करता था, इतना कीमती हो गया कि लोग उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और उसे बेहिसाब छापना कोई समाधान क्यों नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी समस्या की जड़ क्यों है। देखिए, इस पूरे खेल को समझने के लिए ना सबसे पहले पैसे का असली मतलब समझना होगा। इकोनॉमिक्स में हर चीज घूम फिरकर एक ही बुनियादी सिद्धांत पर आकर रुकती है, डिमांड और सप्लाई। जब आप बाजार जाते हैं और देखते हैं कि सेब केले से ज्यादा महंगे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेब ज्यादा पौष्टिक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सेब की जितनी मांग है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। चलिए एक और आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको अपना पुराना फोन बेचना है। आप कीमत रखते हैं 500 रुपए और आपके दरवाजे पर 1000 लोगों की लाइन लग जाती है। आप क्या करेंगे? जाहिर है आप कीमत बढ़ाकर 5000 कर देंगे। अब भी 100 लोग लेने के तैयार हैं। आप कीमत तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक सिर्फ एक खरीदार उस कीमत पर राजी ना हो जाए। बस वही है आपके फोन की मार्केट वैल्यू। पूरी दुनिया में चीजों की कीमतें बिल्कुल ऐसे ही तय होती हैं। अब जरा सोचिए, एक कार कंपनी है जो हर साल सिर्फ 100 कारें बनाती है। कुछ लोग उसे खरीद पाते हैं, कुछ नहीं। लेकिन अगर सरकार अचानक बहुत सारे नोट छापकर सब में बराबर बांट दे तो क्या होगा? जो 100 लोग कार खरीदने आए थे, अब उनकी जगह 1000 लोग लाइन में खड़े होंगे। मतलब वही 100 कारें, लेकिन अब खरीदार 1000। ज्यादा पैसा और चीजें उतनी ही। अब कार बनाने वाला भी तो वही करेगा जो आपने अपने सेकंड हैंड फोन के साथ किया था। वो कीमत तब तक बढ़ाएगा जब तक सिर्फ 100 खरीदार न बचें। और यही है अनलिमिटेड पैसा छापने का नतीजा। आपको पता है, एक बार जिम्बाब्वे ने ठीक यही गलती की थी। नतीजा, उनकी अर्थव्यवस्था सुधरने के बजाय पूरी तरह तबाह हो गई। हालात इतने खराब हो गए थे कि लोग बोरियों में पैसे भरकर सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जाते थे। अर्थशास्त्र की भाषा में इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, या सीधी सादी भाषा में महंगाई। जब सरकार बिना देश में उत्पादन बढ़ाए सिर्फ पैसे छापती रहती है, तो वो असल में पैसे की कीमत को ही कम कर देती है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपके बैंक में रखे हुए पैसे की कीमत अपने आप घट रही है, क्योंकि अब उतने ही पैसों में आप पहले से कम सामान खरीद सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस प्रॉब्लम को, इस बेहिसाब महंगाई को रोकने के लिए दुनिया ने क्या किया। सदियों तक दुनिया ने एक ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल किया जो पैसे को किसी असली, ठोस और सीमित चीज से जोड़ता था। जी हाँ, एक ऐसा भी समय था जब कागज का नोट सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि सोने की रसीद हुआ करता था। इस सिस्टम का नाम था द गोल्ड स्टैंडर्ड। अब ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये एक सीधा सा नियम था जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को सोने की एक मजबूत जंजीर से बांध रखा था। मतलब हर देश की करेंसी की कीमत सीधे सीधे सोने में तय होती थी, किसी सरकार के खोखले वादे पर नहीं। देखिए, ये कितना सिंपल और भरोसेमंद था। मान लीजिए भारत सरकार ने कहा कि हमारे 5 रुपए 1 ग्राम सोने के बराबर हैं, और अमेरिका ने कहा कि हमारे $2 1 ग्राम सोने के बराबर हैं। तो उसका सीधा सा मतलब हुआ कि $2 और 5 रुपए की कीमत बराबर है। तो लीजिए, एक्सचेंज रेट अपने आप तय हो गया, $1 बराबर 2.5 रुपए। इस तरह देशों को एक दूसरे की करेंसी पर पूरा भरोसा था, क्योंकि असल में वो सोने में ट्रेड कर रहे थे, कागज में नहीं। और इस पूरे सिस्टम का जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम था, वो ये था कि कोई भी देश अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने नोट नहीं छाप सकता था। वो सिर्फ उतने ही नोट प्रिंट कर सकता था जितना सोना उसके सरकारी खजाने में रखा हो। बस इस एक नियम ने सरकारों को गैर जिम्मेदार बनने से रोक रखा था। तो फिर ये बेहतरीन सिस्टम आखिर खत्म क्यों हुआ? इसका जवाब है वर्ल्ड वॉर। पहले वर्ल्ड वॉर में, फिर दूसरे में, दुनिया भर के देशों ने अपना वजूद बचाने के लिए अमेरिका से बेहिसाब हथियार खरीदे, और इन हथियारों की कीमत उन्होंने सोने में चुकाई। धीरे धीरे दुनिया का सारा सोना यूरोप से निकलकर अमेरिका के खजानों में जमा होने लगा। और नतीजा ये हुआ कि हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। युद्ध खत्म होने तक दुनिया का करीब 80% सोना अकेला अमेरिका के पास था। बाकी पूरी दुनिया के पास मिलकर भी सिर्फ 20% बचा था। अमेरिका रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया। अब सोचिए, जब ज्यादातर देशों के पास सोना बचा ही नहीं, तो गोल्ड स्टैंडर्ड चलेगा कैसे? नामुमकिन था। अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ना लगीं।
इस भयानक संकट से बाहर निकलने के लिए 1944 में दुनिया के बड़े देश ब्रिटेन वुड्स नाम की जगह पर मिले। उन्हें एक नए सिस्टम की सख्त जरूरत थी। तो इस मीटिंग में एक बड़ा फैसला हुआ। तय ये हुआ कि अब से दुनिया की सारी करेंसीज सीधे सोने से नहीं बल्कि अमेरिकन डॉलर से जुड़ेंगी। और हाँ, अमेरिकन डॉलर सोने से जुड़ा रहेगा $35 प्रति आउंस की दर पर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब सिर्फ अमेरिका ही था जिसके पास इतना सोना था कि वो इस सिस्टम की गारंटी दे सके। डॉलर अब दुनिया का नया सोना था। ये नया सिस्टम भी कई साल तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन फिर वियतनाम युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध अमेरिका के लिए बहुत बहुत महंगा साबित हो रहा था। युद्ध का खर्चा इतना ज्यादा था कि अमेरिका ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उसने अपने पास मौजूद सोने से कहीं ज्यादा डॉलर छाप दिए। मतलब उसने अपने ही बनाए नियम को तोड़ना शुरू कर दिया। अब दुनिया के दूसरे देशों को यह खतरा साफ साफ दिखने लगा। 1965 में फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो अपनी नेवी भेजकर अमेरिका को उसके डॉलर लौटाए और बदले में अपना असली सोना वापस मांग लिया। धीरे धीरे दूसरे देश भी यही करने लगे और अमेरिका का सोने का भंडार तेजी से खाली होने लगा। अमेरिका की हालत पतली होने लगी। उसका सोना तेजी से खत्म हो रहा था। दुनिया एक और बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी थी। और फिर वो तारीख आई जिसने पैसों की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। 15 अगस्त 1971। उस दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन टीवी पर आए और एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको हिला दिया। उन्होंने कहा कि अब से डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा। उन्होंने सोने और डॉलर का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। इतिहास में इसी को निक्सन शॉक कहते हैं। बस उस एक पल में पैसा फिर से सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन गया, जिसकी कीमत किसी सोने पर नहीं बल्कि सिर्फ सरकार के वचन यानी भरोसे पर टिकी थी। सोचिए, ये पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा शौक था। लेकिन मजबूरी ये थी कि तब तक सभी देशों ने रिजर्व के तौर पर डॉलर ही जमा कर रखे थे। उनके पास डॉलर में ट्रेड करते रहने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। और यहीं से जन्म हुआ आज की फिएट करेंसी का। ये फिएट एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है आदेश या हुक्म। मतलब आज का पैसा कीमती है क्योंकि सरकार का हुक्म है और हम सब उस हुक्म पर भरोसा करते हैं। इस बदलाव का असर कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। 1947 में एक अमेरिकी डॉलर लगभग 1 भारतीय रुपए के बराबर था और आज $1 76 रुपए से भी ज्यादा का है। तो सवाल फिर वही, अगर पैसा अब सोने से नहीं जुड़ा तो उसकी कीमत तय कैसे होती है? और इसका जवाब हमें ठीक वहीं ले जाता है जहां से हमने ये पूरी कहानी शुरू की थी, डिमांड और सप्लाई। आज जिस देश के सामान और सर्विसेज की दुनिया में ज्यादा मांग होती है, उस देश की करेंसी की मांग भी उतनी ही बढ़ जाती है। और जब किसी चीज की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। ये बिल्कुल उस सेकंड हैंड फोन वाले उदाहरण जैसा ही है, बस अब फोन की जगह पूरे देश की अर्थव्यवस्था है। तो घूम फिरकर हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। सरकारें और ज्यादा पैसा इसलिए नहीं छाप सकती क्योंकि पैसे का असली मूल्य उसकी गिनती में नहीं बल्कि उस देश के उत्पादन, उसकी सेवाओं और सबसे बढ़कर हम सबके उस पर भरोसे में है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आज का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ एक भरोसे पर टिका है तो ये भरोसा कितना मजबूत है और इसका भविष्य क्या है?